हेलो बाबूराव। अब हम बात करते हैं, अगली विधि है ये समीकरण को हल करने वाली, नाम है वज्र गुणन विधि। इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इंग्लिश में क्या बोल देंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता क्या है? हम उदाहरण के लिए दो समीकरण ले लेते हैं ऐसे, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू सी। इस तरह का होता है हमारा समीकरण। दूसरा समीकरण हो जाएगा a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 और c1। हमें करना क्या होता है, सारा सब कुछ एक तरफ लेके जाएंगे। जो ये कांस्टेंट है और जो हमारा अचर अचर है, ये अचर वैल्यू होती है ना, दो अचर कांस्टेंट होते हैं, इनको भी उस तरफ लेके जाओगे आप। पहला काम तो ये करना है। जब भी हम इस तरीके से समीकरण को हल करेंगे तो क्या करना है, इस तरीके से हल करने के लिए हम सबसे पहले सारी सब कुछ चीज़ों को एक तरफ करेंगे। और अब आप क्या करोगे, इनके गुणांक देखिए। गुणांक, इसका a1 है, इसका a2 है, इसका b1 है, इसका b2 है। ठीक है, ये c1 और ये c2 गुणांकों से ही होगा ये हल हमारा। तो हम सबसे पहले y के गुणांक लिख लेंगे यहाँ पे, b1 b2। सबसे पहले क्या करोगे, आप लिखोगे b1, फिर b2, फिर c1, फिर c2, फिर a1, फिर a2 और फिर दोबारा से अगेन b1 एंड b2। समझ में आया? शुरुआत कहाँ से करेंगे हम? शुरुआत करेंगे y के गुणांकों से। जो y के जो भी गुणांक होंगे उनको लिख लेंगे, b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2, ये सब गुणांक लिख लेंगे। और यहाँ पे लिखोगे आप बीच में x, यहाँ पे लिखोगे y और यहाँ पे लिखोगे 1। ठीक है, इतना करने के बाद अब आगे चलते हैं। अब सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले इस तरह करेंगे हम, इसको लिखेंगे जैसे, ध्यान दो, ऐसे यहाँ से इस तरीके से आएगा ये। ठीक है, x अपॉन x के बटे में क्या लिखा मैंने, इन दोनों की गुणा हो जाएगी। किन दोनों की गुणा हो जाएगी? p1 c2। मैं इसको इस तरह कर दूं, इसकी सी गुणा होगी, b1 और c2 की गुणा होगी, है ना। b1 c2, फिर घटा का निशान माइनस। अब किस किस की गुणा हो जाएगी? अब इनकी गुणा हो जाएगी, है ना। घटा में जाएंगे अब ये दोनों, इसकी और इसकी गुणा हो जाएगी। और ये किस में लिख देंगे हम? घटा में। घटा में क्या लिखोगे आप? b2 c1। बस इतना करना है। अब आगे आ जाएगा y इज इक्वल टू, बीच में ऊपर y था, यहाँ पे y। अब इन दोनों के बीच में x था तो x लिख दिया, इन दोनों के बीच में y है तो y लिख देंगे। बिल्कुल सेम प्रोसेस चलेगा। अब आप किस किस की गुणा करोगे? c1 और a2 की, है ना। तो यहाँ पे लिखोगे c1 a2, किस किस की गुणा होगी भाई? c1 की और साथ में a2 की। ठीक है, अब किसकी गुणा कर देंगे बाद में? c2 की और a2 की घटा देंगे ना। किस किस को घटा दिया? c2 और a1। अब लास्ट में आ जाएगा 1। ठीक है, अब यहाँ पे भी क्या करेंगे हम? a1 इंटू b1, a1 इंटू b2, सॉरी a1 इंटू b2 माइनस, इसमें से क्या कर देंगे? a2 b1, है ना। मैं इस तरह कर दूं, इसकी गुणा इनकी हो जाएगी b1 और a1 की, और साथ में इनकी हो जाएगी, किसकी की लिख दें? इसकी लिख देते हैं, है ना। ये है। इतना लिखने के बाद आगे देखिए कैसे करेंगे। हमें सपोज करो x का मान निकालना है, तो आप करोगे क्या? y को छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, y को भूल जाओगे, y है यहाँ पे। y को थोड़ी देर के लिए हमने भूल गए, किस्सा खत्म किया इसको। y को, इन दोनों के बारे में सोचो, इसके बारे में और इसके बारे में सोचो। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, x को यहीं छोड़ेंगे, ये वाली जो नीचे वाली टर्म है ये ऊपर आ जाएगी, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे आप? यहाँ पे आप दोनों टर्म्स को लिख देंगे, x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, इस तरह लिख देंगे, है ना। y को हमने छोड़ दिया क्योंकि हमें अभी x का मान निकालना है। अब क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे आप। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कुछ नहीं, बस ये वाली टर्म कहाँ जाएगी? यहाँ पे आ जाएगी, बस हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। x इज इक्वल टू क्या लिख देंगे? b1 c2 माइनस b2 c1 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1। ये x का मान आ गया हमारा, x की वैल्यू निकल गई। एग्जैक्टली ऐसे ही y की निकाल देंगे, है ना। जब आप y की वैल्यू निकालोगे तो उस टाइम x को भूल जाएंगे, हम x की बात ही नहीं करेंगे, है ना। अब की बार क्या करते हैं, हम x को छोड़ देते हैं, x को छोड़ के और इनकी दोनों की बात कर लेंगे।
है ना। सेम इसी तरीके से जैसे x निकाला हमने ऐसे y निकाल देंगे। y है हमारा C1A2 माइनस C2A1 इज इक्वल टू 1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इस दोनों की इसको यहाँ ले आएंगे, है ना, जैसे पिछले में किया था ऐसे ही कर देंगे, हो जाएगा। अब आपका y का मान क्या आएगा, तो y इज इक्वल टू C1A2 माइनस C2A1 डिवाइडेड बाय A1B2 माइनस A2B1। इस तरीके से हमने, ये तो हमारा निकल गया x का मान, है ना। हम बहुत सारे ऐसे समीकरण होते हैं जो हमने पीछे दो विधि सीखी थी, विलोपन और प्रतिस्थापन, उनसे करने में दिक्कत आती, तो ये एक विधि है, इससे भी हम सवाल कर सकते हैं। अब आगे 3.5 की तरफ चलते हैं। इसने बोला निम्न रेखिक समीकरणों के युग्म में से किसी एक अद्वितीय हल, एक बोला अद्वितीय हल हो, या कोई हल नहीं, या फिर जिसके अपरिमित रूप से अनेक हल हो। ये तीन पढ़े थे हमने, अद्वितीय हल यूनिक सॉल्यूशन, कोई हल नहीं नो सॉल्यूशन, अपरिमित इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो आपको पहले तो ये जो इसने दे रखा है यहाँ पे एक्सरसाइज जो हमारे यहाँ पे, इन चारों का ये बताना है कि इनमें कोई हल नहीं है, अद्वितीय हल है, या अपरिमित रूप से अनेक हल है। उसके बाद बोला अगर अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुण से ज्ञात कीजिए। अगर अद्वितीय हल है, अगर अद्वितीय हल है, अब बोला अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। तो हमने ये पहले सीख रखा है अद्वितीय हल की कौन सी वो होती थी, क्या कंडीशन थी अद्वितीय हल की। अद्वितीय हल के लिए होता था, याद दिला दे फिर एक बार, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। फिर था कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, उसके लिए होता था A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। इसमें रेखाएं काटती थी आपस में, इसमें क्या होता था, दो रेखाएं खींची थी हमने, वो काटेंगे, इसमें क्या होता था, दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर थी, पैरेलल थी, है ना। और तीसरा अनेक हल, तीसरा कौन सा था, अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है, तो इसके लिए क्या था हमारा, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ये तीन कंडीशन थी। इसमें यह था एक लाइन, उसी के ऊपर फिर एक दूसरी लाइन होती थी, उसी के ऊपर क्या था, इसी के बिल्कुल ऊपर एक दूसरी लाइन आ जाती थी। ये थे हमारे तीन, नंबर 1 है ना, नंबर 2 और नंबर 3। अब इसने बोला आप ये पता लगाओ इनमें से कौन सी कंडीशन है, अद्वितीय हल है, कोई हल नहीं है, अपरिमित है। अगर अद्वितीय हल है, सिर्फ इस एक कंडीशन में, अगर अद्वितीय हल है तो उसका हल निकालो। अगर अद्वितीय मिलता है तो हल निकालेंगे। हल किससे निकालना, हमें वज्र गुणन विधि से। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये लिख लिया हमने सम हमारा x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें लिख लिया हम A1/A2, A1/A2 क्या हो जाएगा 1/3, है ना, और B1/B2 भी क्या हो जाएगा 3/9, है ना। या इसको ऐसे लिख लिया आप, इस तरह लिख लें हम इसको, A1/A2 1/3, B1/B2 माइनस 3/-9, काटेंगे तो क्या आ जाएगा 1/3। तीसरा फिर C1/C2 क्या हो जाएगा -3/-2, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ये आ गया 3/2। तो इन तीनों को आप ध्यान से देखोगे, इसको देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए, तो हम ये पाएंगे कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ये तो कौन सी कंडीशन हो जाएगी, कोई हल नहीं, है ना। ये तीसरी वाली, दूसरी वाली आएगी, कोई हल ही नहीं निकलेगा, लाइंस दोनों आपस में समांतर होंगी, पैरेलल होंगी, तो इसको हम छोड़ ही देते हैं, है ना। क्या लिख देंगे, अब जो ये समीकरण युग्म है, दो युग्म है, इनका जो समीकरण का युग्म है इसका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं। ठीक है, अब दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। दूसरा सवाल है हमारा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अगला है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। अब इसको इधर ले आएंगे, 8 को इधर ले आएंगे, जैसे हमने बात की थी। तो ये हो जाएगा हमारा 2x जमा वाई घटा 5 बराबर है 0। दूसरा समीकरण हो जाएगा 3x जमा 2y घटा 8 बराबर है 0।
अब कैसे लिखेंगे इनको हम, जैसे मैंने अभी बताया था B1 B2 C1 C2 A1 A2 और B1 B2। यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, यहाँ पे x लिखेंगे, यहाँ पे y लिखेंगे और यहाँ पे 1 लिख देंगे, है ना। यहाँ पे आप लिखोगे x, यहाँ पे लिख दोगे y और यहाँ पे लिख दोगे 1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें इसका इसके साथ, ठीक है, और घटा में ये इसके साथ हो जाएगा, फिर ये इसके साथ गुणा होगी और घटा में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, फिर दोबारा से इसकी इसके साथ गुणा हो जाएगी और घटा में क्या कर देंगे, घटा में ये हो जाएगा, ठीक है। इस तरह कर देंगे हम इनको। अब यहाँ पे ये देखो आप B1 और B2 का मान क्या है, B1 B2 हो गया, B1 तो हो गया 1, B2 हो जाएगा 2, C1 C2 क्या हमारा, C1 -5 है और C2 -8 है, A1 A2 क्या हो जाएगा 2 और 3, फिर B1 B2 हो गया 1 और 2, ठीक है। तो उसी तरीके से लिख लेता हूँ मैं। आप चाहो तो पहले x भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, पहले x लिख लेंगे यहाँ पे और यहाँ पे इसके इस तरफ लिखोगे B1 B2, तो B1 हो गया 1 2 और C1 C2 क्या हो जाएगा -5 और -8, ऐसे ही देखते जाओ इधर से, है ना। फिर यहाँ पे हम लिख देते थे इसको बेशक ये थोड़ा ऐसे लिख देते हैं ना, सीधा उठा के B1 B2 C1 C2 A1 A2 B1 B2, तो B1 B2 C1 C2। अब दोबारा मैं क्या लिखूंगा A1 A2 2 बटा 2 2 3 हो गया ना, और वापस आ गया फिर हमारा B1 B2 1 और 2। अब यहाँ पे लिख देंगे x, यहाँ पे लिख देंगे y, यहाँ पे लिख देंगे 1। अब आपको पता तो है ही, क्या करते हैं फटाफट कर देंगे। अब तो ये इसको इससे गुणा कर देंगे, इसमें से क्या घटा देंगे, ये दोनों घटा दिया, ऐसे ही करते हैं फटाफट। ये हो गया आपका x अपॉन 1 गुणा में क्या कर देंगे घटा 8, घटा का निशान 2 गुणा में घटा 5, ये घटा 5 है भाई। अब आगे देखिए बराबर का निशान लगा देंगे y अपॉन, तो y के साथ क्या ले लेंगे हम, यहाँ पे ले लेंगे y के लिए क्या है ये 2 घटा 5 और 3 की गुणा, और इसमें से घटा क्या देंगे घटा 8 और 2 की गुणा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा अब y का घटा 5 गुणा में 3 ब्रैकेट कर दें, घटा 5 गुणा 3, घटा का निशान क्या हो जाएगा घटा 8 गुणा 2, ठीक है। फिर 1 आ जाएगा लास्ट में, 1 के लिए क्या लिख लेंगे हम घटा 2 और 2 की गुणा, और इसमें से माइनस क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे 3 और 1 की गुणा। देखिए ये हो जाएगा 2 गुणा 2 4 घटा में 3 गुणा 1। दोबारा से बता देता हूँ, देखिए x के नीचे क्या लिखा आपने 1 इंटू -8 और घटा का निशान, फिर 2 गुणा घटा 5 ये लिख दिया, फिर y के नीचे क्या लिखेंगे घटा 5 गुणा 3 ये लिख दिया, घटा का निशान, फिर घटा 8 गुणा 2 ये लिख दिया, फिर बराबर है 1, 1 के नीचे 2 गुणा 2 घटा में 3। अब इनको फटाफट हल कर देते हैं, आंसर आ जाएगा हमारा x अपॉन कितना हो गया -8, इसके हिसाब किताब लगा लो कितना हो जाएगा ये जमा 10 हो जाएगा। क्यों हो गया भाई ये जमा 10, ये जमा 10 इसलिए हो जाएगा दोनों घटा घटा के निशान, ये भी घटा ये भी घटा। अगले में चलते हैं इज इक्वल टू वाई, वाई अपॉन कितना हो जाएगा घटा 15 और जमा 16। क्यों हो गया भैया ये घटा 15 दिखाई दे रहा है, घटा का निशान है, घटा घटा जमा हो गई 16। अब आगे चलते हैं 1 अपॉन कितना हो जाएगा 4 घटा 3, तो ये हो गया हमारा x अपॉन 2 y अपॉन 1 और 1 अपॉन 1। अब क्या करते थे हम याद करो, एक को छुपा लो थोड़ी देर के लिए बीच वाले y को। अब क्या हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा x अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1। तो x का मान क्या आ गया भाई 2 आ गया। कैसे आ गया, ये जो 2 है ये वाला जो 2 है इधर चला जाएगा, बस 1 के साथ मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब दूसरा y का y अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, तो कुछ आया ही नहीं, y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, है ना। ये वाला 1 इधर आ जाएगा तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो 1। तो हमारे जो वैल्यूज हैं जो इसके समीकरण के हल आ गए x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 1। थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, सीधा सीधा लिखते हैं इसको 3x माइनस 5y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 6x माइनस 10y माइनस 40 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम पहले तो पता लगाएंगे कि यह अद्वितीय है, कोई हल नहीं है या अनेक हल है। तो इसमें सबसे पहले लिख लेते हैं हम a1 अपॉन a2 कितना आ गया 3/6, मतलब कट के आ गया 1/2। फिर लिख लेंगे b1 अपॉन b2, ये आ गया घटा 5/10, ये भी कट के आ गया 1/2। फिर लिख लेते हैं c1 अपॉन c2, ये आ गया घटा 20/40, ये भी कट के आ गया 1। तो सारे बराबर आ गए तीनों, देखो ध्यान से, है ना, 1/2 1/2 1/2। अगर सारे बराबर होते हैं तो हम क्या लिख देते थे इसको a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये हो जाएगा अनेक हल, असीमित अनेक हल, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे हल निकलेंगे।
तो इसको छोड़ देंगे क्योंकि हमें तो सिर्फ अद्वितीय हल का करना था। अनेक हल हैं, अनेक हल वाला किस्सा हम यहीं चैप्टर क्लोज। इसकी बात कर लेते हैं, इसमें सीधा सीधा लिख लेते हैं। a1/a2 क्या हो जाएगा हमारा 1/3, b1/b2 क्या हो जाएगा हमारा (3/3). तो काटेंगे तो कितना आ गया 1/1, मतलब कि एक ही आ गया। तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं, a1/a2 आ गया 1/3, b1/b2 कितना आ गया हमारा b1/b2 कितना आ जाएगा 1 आ गया। तो ये दो बराबर है ही नहीं, है ना। तो आप लिख दोगे भैया a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो अब इसमें कौन सा हो जाएगा अद्वितीय हल हो जाएगा। और अद्वितीय हल को कैसे करेंगे हम वज्र गुणन विधि से करेंगे। वज्र गुणन विधि आती है आपको, क्या लिख देंगे फटाफट, आप फटाफट लिखोगे b1 b2 c1 c2 a1 a2 अगेन b1 b2, यहाँ पे लिखते थे x, यहाँ पे लिखते थे y, यहाँ पे लिखते थे 1। अब क्या करते थे इसकी गुणा इससे, घटा में क्या करेंगे इसमें से ये घटा इनकी गुणा घटा देंगे। आगे फिर इसकी गुणा इससे, इसमें से क्या किया हमने इन दोनों की गुणा घटा दी, है ना, y के नीचे लिख के। फिर आगे अगेन ये हो जाएगा, एक के नीचे क्या हो जाएगा a1 a2 a2, इसमें से घटा क्या देंगे a2 और b1 का गुणा घटा कर देंगे। इसमें से करके देखते हैं हम, b1 b2 लिख लेते हैं। इसमें देखो a1 a2 क्या है 1/1 और 3 है, b1 b2 3 और 3 है घटा के, और c1 c2 क्या घटा 7 और घटा 15। तो हम फटाफट लिख लेते हैं b1 b2, तो ये हो जाएगा हमारा घटा 3 और घटा 3, c1 c2 घटा 7 घटा 15, a1 a2 1 और 3, b1 b2 घटा 3 और घटा 3। यहाँ पे क्या आ जाएगा x, यहाँ पे क्या आ जाएगा y, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। इस दोनों की गुणा करेंगे, इन दोनों में से किसी गुणा घटा देंगे, इन दोनों की गुणा घटा देते हैं, कर देते हैं हम फटाफट साथ साथ। यहाँ पे आप लिखोगे x बटे में क्या हो जाएगा हमारा घटा 3 गुणा घटा 15, घटा का निशान लगा देंगे, है ना। ऐसे तो करेंगे x बटे में क्या इन दोनों की गुणा करेंगे, इन दोनों गुणा में से इन दोनों की गुणा घटा देंगे। ये दोनों क्या है 3 और 7 दोनों घटा के हैं, तो घटा 3 और घटा 7, ठीक है। अब y के नीचे क्या लिख देंगे भैया घटा 7 और 3 की गुणा में से, है ना, किसकी गुणा घटा देंगे 15 और 1 की गुणा घटा देंगे। लिख देते हैं क्या हो जाएगा घटा 7 गुणा 3 घटा में घटा 15 गुणा में 1, ये हो गया हमारा, है ना। समझ में आया। y का क्या लिख दिया घटा 7 गुणा 3, ये लिख दिया। घटा में इधर नीचे से घटा 15 और 1 की गुणा घटा दी। अब 1 बटे में 1/, क्या लिख देंगे, अब किसी गुणा कर देंगे भाई 1 की और 3 की लिख देंगे घटा 3 की। इसमें से घटा किसको देंगे, इसमें से घटा देंगे हम 3 और घटा 3 की गुणा घटा देंगे। लिख दिए, क्या लिख देंगे 1 गुणा में घटा 3, फिर घटा का निशान, है ना, 1 के नीचे आ गया 1 गुणा में घटा 3 और घटा 3 गुणा घटा 3, 3 × -3 ऐसे लिख देंगे। और फटाफट सोल्व कर देते हैं इसको। x/, क्या हो जाएगा भाई ये हो गया 15 × 45, है ना, और घटा जमा घटा कई निशान हो गए तो कितना हो जाएगा 21। कैसे हो गया, ये दोनों तो घटा घटा के जमा हो जाएंगे, ये 3 घटा के निशान है 7 या 21 और ये घटा 21 हो गया। अब आगे हो जाएगा y/, क्या हो जाएगा 7 या 21 और ये हो जाएगा जमा 15, है ना। अगला क्या हो जाएगा हमारा 1/, घटा 3 जमा 9। अब इसको सोल्व करें, x 45 घटा 21 कर दो भाई, 5 1 4 2 24, है ना, कितना आ गया 24। और यहाँ क्या आ जाएगा y 21 15, ये हो गया 6 और वो भी घटा का, और यहाँ कितना हो जाएगा 1/6, है ना। कैसे हो गया 9 में से 3 गए 6, यहाँ पे 21 में से 15 घटा देंगे तो 6 बचेंगे और वो भी घटा के। अब x का मान, x के मान के लिए क्या करोगे आप थोड़ी देर के लिए इसको हटा दो बीच में से, है ना। ये हो जाएगा x/24 इज इक्वल टू 1/6। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है ना, इसको इधर ले लें, वज्र गुणन विधि यही तो थी। तो x का मान क्या आ गया भाई 24/6, काटा पिट्टी कर दो 6 × 24, x का मान आ गया 4। और y की बात कर लेते हैं। अब इसको छुपाया था या हटाया था कुछ भी बोल दें, अब इसको हटा दो थोड़ी देर के लिए दिमाग में से, वैसे लिखा तो रहेगा y/-6 और ये हो जाएगा 1/6। इसमें भी वज्र गुणन विधि है ना, ये इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया कुल मिला के। तो y इज इक्वल टू -6/6, काटा पीटी करेंगे तो क्या आ जाएगा घटा 1। ये हल हो गया, हमारे x और y का मान निकल गया। अगला सवाल देखिए, इस तरह के सवाल हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। a और b के किन मानों के लिए निम्न रेखिक समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। कि भाई यहाँ पे जो a b दिखाई दे रहे हैं आपको समीकरण में,
इस ए बी का मान कितना होगा ताकि अनेक हल हों, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हों। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन या अपरिमित रूप से अनेक हल हों, उसके लिए हमारी कंडीशन क्या थी, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, सारे बराबर होने चाहिए। तो ये लिख लेते हैं हम, है ना, लिख दें यहाँ पे अपरिमित हल के लिए, ये लिख दोगे आप, अपरिमित हल के लिए, अपरिमित अनेक हल के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए। तो ये लिख दें, a1 क्या है हमारा a, अब देखो a1 तो ये हो गया 2 और a2 क्या हो जाएगा, ये हो गया, b1 क्या है 3 और b2 क्या हो जाएगा a प्लस बी, और फिर आगे होगा c1 क्या हो जाएगा 7, c2 क्या हो जाएगा ये, ठीक है, ऐसे लिख दूं। अब मैंने लिख दिया a1 अपॉन a2, सॉरी ये हो गया, ऐसे b1 अपॉन b2 3 अपॉन a प्लस बी, c1 अपॉन c2 क्या हो जाएगा 7 अपॉन 3a प्लस बी माइनस 2, ठीक है, ये हो गया। अब आप इनको हल करेंगे और ए बी का मान निकालेंगे। क्या कर लें भाई, इनमें से आप कोई दो ले लो, पहले मैं ना पहले ये दो ले लेता हूँ, पहले वाले, इन दोनों को हल कर देंगे, कर दें यहाँ पे, पहले दो ले लिए मैंने, 2 अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू 3 अपॉन ए प्लस बी, ठीक है। अब क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दी, ये इधर चला जाएगा और वो उधर चला जाएगा, कर दो भाई। तो 2 इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 3 इंटू ए माइनस बी, ठीक है। अब इनकी गुणा कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 3a माइनस 3b। ए के एक तरफ कर दें, क्या करें भैया, इस a वालों को उठाएंगे और इधर लेके आएंगे, ऐसे b वालों को भी ले आओ भाई, b वाले भी आ जाएंगे, तो कुछ भी नहीं बचेगा ना उस तरफ। ये हो जाएगा आपका 2a माइनस 3a, ऐसे ही 2b प्लस 3b इज इक्वल टू 0। तो ये बचा हमारा a प्लस माइनस ए प्लस 5b इज इक्वल टू 0। क्या किया भैया हमने, एक समीकरण बन गया हमारा, ये a का इधर आ जाएगा, है ना, तो इधर आ गया 3 हो गया, 2a माइनस 3a माइनस ए बचेगा, b का भी इधर आ जाएगा, तो 2b तो पहले ही था, ये माइनस का 3b था, माइनस 3b आ गया इधर, प्लस 3 बन जाएगा, 2b 3b 5b बन जाएगा। अब कौन से ले ले, दो हमने पहले दो लिए थे। अब आपकी मर्जी है, आप चाहो तो दूसरे दो ले लो, ये वाले दो ले लो, चाहो तो पहला तीसरा ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। पहले दो मैंने यहाँ पे लिए, ये अब दूसरा तीसरा भी हल कर सकते हो, पहला तीसरा भी हल कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। अब हम दूसरा तीसरा ले लेते हैं, 3 बटा ए जमा बी बराबर है 7 बटा 3a जमा बी घटा 2 जमा हुआ ये। अब फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं ना, ये इनकी गुणा यहाँ हो जाएगी और इनकी गुणा यहाँ हो जाएगी, ठीक है, लिख दीजिए आप 3 इंटू 3a प्लस बी माइनस 2, ऐसे ही क्या हो जाएगा 7 इंटू ए प्लस बी, कर दो भाई इसकी गुणा हुआ, क्या हो जाएगा 9a प्लस 3b माइनस 6, ये हो जाएगा 7a प्लस 7b, बात बन गई, बन गई। अब ए बी इकट्ठा एक तरफ कर दें, ये 7a को पकड़ के इधर जाओ इसके पास, लिख देते हैं, कितना हो जाएगा 9a माइनस 7a प्लस 3b, और इस 7b को भी इस b के पास ले आओ, 3b माइनस 7b इज इक्वल टू 6 को उधर लेके गया मैं, ये जो 6 है इस 6 को पटक के उधर पटक दिया बेचारे को, तो बचा क्या अब हमारे पास आ जाएगा 2a माइनस 4b इज इक्वल टू 6। सारे समीकरण में से अगर कुछ कॉमन आता तो हमेशा निकाल दो, हमने देखा सारा समीकरण 2 से भाग होता तो कर देंगे 2 से भाग, ये बन जाएगा a माइनस 2b इज इक्वल टू 3, ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। अब ये दो समीकरण मिल गया आपको, ये तो हो गया आपका पहला समीकरण, ये हो गया दूसरा समीकरण, दोनों समीकरण को हल कर देंगे कौन से, विलोपन विधि या एलिमिनेशन मेथड से कर देते हैं, फटाफट देखिए कैसे कर देंगे, घटा a जमा 5b बराबर है 0, a घटा 2b बराबर है 3, ऐसे करेंगे। अब इसके गुणांक तो बराबर है, पहले हमारी ये एक्स वाई में होती थी, जो समीकरण थे अभी तक आपने हल किए थे वो एक्स वाई में लिखे होते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो मैं थोड़ी देर के लिए लिखूं, ये हो गया माइनस एक्स प्लस 5y इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 3। अगर इनको मैं ऐसे लिख दूं तो आपको समझ में आ जाएगा, हाँ ऐसे तो होता था, है ना।
अब ये एक्स वाई जो चर हैं हमारे, एक्स वाई थे, अब की बार ए बी हो गया, कभी क्यू आर हो जाए, कभी टी हो जाए, कभी एस हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, है ना। अगर आपका ये इस तरह लिख दूं मैं, यहाँ तो प्लस का साइन था यहाँ, इसको तो अब इजीली हल कर दोगे आप। ये कैंसिल हो गए, क्यों कैंसिल हो गए, गुणांक इनके बराबर हैं और निशान भी अलग अलग हैं। इधर कितना बच जाएगा, इधर 3y, इधर भी y, 3 बचेगा। y का मान कितना है, 3/3, 1 आ गया। ऐसे ही x का मान निकाल देंगे। तो ये जो समीकरण 1 और 2 है वो एक्स वाई में होते तो आपको आसान लगते, लेकिन आपकी बार ए बी में है, लेकिन है ये समीकरण ही, तो इनको भी हम हल कर देंगे, इनको भी हम ऐसे ही हल कर देंगे। देखिए क्या करो, क्या आपने ए और बी कैंसिल होगी, क्योंकि भाई इनके मान इनके गुणांक आगे एक एक है और निशान भी अलग अलग है। ठीक है, 5 भी घटा 2 भी, 5 भी घटा 2 भी कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा। यहाँ कितना हो गया, 3। बी का मान कितना हो गया भाई, 3/3, मतलब बी बराबर आ गया 1। अब बी का मान किस में रखते थे, बी का मान किसी एक समीकरण में रख दो, हम पहले में ही रख देते हैं। बी बराबर है 1, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रख देते हैं माइनस ए प्लस माइनस ए, ये माइनस ए प्लस 5b, बी को हटा के क्या लिख देंगे यहाँ पे 1 इज इक्वल टू 0, माइनस ए प्लस 5 इज इक्वल टू 0, माइनस ए इज इक्वल टू माइनस 5, ए इज इक्वल टू 5। ये ए आ गया, ये बी आ गया, इन्हीं का मान निकालना था आपको। अगले सवाल में इसने बोला के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण के युग्म में कोई हल नहीं होना चाहिए। कोई हल नहीं के लिए क्या कंडीशन थी हमारी, कोई हल नहीं के लिए था हमारा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये किसके लिए है, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं के लिए ये है। तो हम इसमें ऐसे ही लिख देंगे। अब इसमें देखते जाओ फटाफट, a1 क्या है, ये रहा, a2 क्या है, ये रहा, b1 1 है, इसका कुछ नहीं है तो 1, b2 ये रहा, और भैया अब रहेगा C1 C2, C1 ये रहा, C2 ये रहा, है ना। तो लिख लें हम A1/A2 बराबर है B1, B होता क्या हमारा y का गुणांक, y का एक कुछ भी नहीं तो एक माना लेंगे, और B2 ये हो जाएगा C1 1/, ये बराबर नहीं होंगे, दे आर नॉट इक्वल, है ना। अब हम क्या करेंगे, k का मान निकालना भाई, k का मान ऐसा निकालो कि दोनों बराबर हो जाए। तो k का मान है, इससे निकाल दो, पहले दोनों से निकाल दें फटाफट, यहीं पे निकाल देते हैं। ये क्या होगा, 3/2k - 1 इज इक्वल टू k, इस तरह लिख दिया हमने, पहले दो ले लिए। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, पता है आपको, इसकी गुणा इधर कर देंगे और इनकी गुणा ऊपर हो जाएगी। ये हो गया भैया आपका 3 × k - 1 इज इक्वल टू 2k - 1, ये हो गया 3k - 3 इज इक्वल टू 2k - 1। अब क्या करें, अब इस 2k को उठा के इधर ले आओ, तो कितना हो जाएगा 3k - 2k, तो हमारे पास बचेगा k, और जो इस ये है इसकी मुंडी पकड़ के इसको इधर ले जाएंगे, इधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा -1 + 3 हो जाएगा। तो k का मान आ गया 2, क्यों, घटा 1 जमा 3। तो अब एक काम करेंगे, हम यहाँ पे रख के देखेंगे k का मान, क्या k का मान रखने से ये ऐसा होना चाहिए, बराबर नहीं होनी चाहिए। तो रख के देखें हम यहाँ पे, देखो k का मान रख दें तो ये बराबर नहीं होना चाहिए, 3/2k, k की जगह क्या लिख दूं मैं अब, 2/1 और 2/1, और बराबर नहीं होने चाहिए, क्या हो जाएगा 2 × 2 = 1। हम देखते हैं कि ये कंडीशन फुलफिल होगी, कंडीशन सेटिस्फाई हुई। अब भाई के की ये जो वैल्यू निकली, इससे देखें ये बनती बात, ये दोनों बराबर होने चाहिए, यहाँ पे बराबर नहीं होना चाहिए। तो 3 बटा कितना हो जाएगा, हिसाब किताब लगाओ, 2 दूनी 4, 4 घटा 3, सॉरी 4 घटा 1, 3 ही आ गया, ये हो गया 1/1। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 1 5, तो बात बिल्कुल सही बन गई हमारी, है ना। तो इसलिए ये सिंबल किसका, 3 बिंदु लगा देते हैं ऐसे करके, इनको बोलते हैं इसलिए, क्या बोलोगे, इसीलिए k का मान भैया 2 है, ये इतना ही करके छोड़ देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, इसने बोला निम्नलिखित समीकरण के युग्म प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधियों से हल कीजिए, किस विधि के द्वारा आप इसको ज्यादा उपयुक्त मानते हैं। दो तरीके से करना, प्रतिस्थापन से करेंगे, वज्र गुणन से फटाफट कर देते हैं, है ना। एक आधा आधा इस तरफ कर लेते हैं, आधा इस तरफ कर देंगे, आधा। प्रतिस्थापन क्या था, हम x का या y का मान निकालेंगे किसी एक समीकरण से, ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है, किसी का मान निकाल के दूसरे समीकरण में रख देंगे। तो जो आसान है, जो छोटा है उसको ले लेते हैं हम, समीकरण 2 ले लेते हैं। समीकरण 2 से y का मान निकाल लिया मैंने, समीकरण 2 से y का मान, है ना। समीकरण 2 की मदद से कुछ भी लिखो, के द्वारा की मदद से कुछ भी लिखो, क्या किया मैंने,
3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। हमें तो y का मान चाहिए, तो 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 3x हो जाएगा, और y का मान आएगा हमारा 4 माइनस 3x/2। ये आ गया आपका y का मान। इस y के मान को किस में रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। ऐसे तो था प्रतिस्थापन विधि है ना। y बराबर है 4 घटा 3x/2 है ना। इसको हम रख देंगे किसमें, यहाँ पे रख देंगे। कहाँ पे रख देंगे भैया, यहाँ जो ये y है ना इसकी जगह रख देंगे, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे, मैं लिख दूँ यहाँ पे y बराबर है 4 घटा 3x/2 का मान समीकरण 1 में रखने पर। ये प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे हैं ना। सब्स्टिट्यूशन मेथड में ऐसे ही करते थे आप, 8x प्लस 5y है ना। y की जगह क्या लिख देंगे, 4 माइनस 3x/2 इज इक्वल टू 9। हमने क्या किया, समझ में आया। इससे y की वैल्यू निकाल ली दूसरे समीकरण से, उस y की वैल्यू को पहले समीकरण में रख दिया, किस्सा खत्म है ना। हल कर देते हैं इसको। ये क्या होगा हमारा भैया, 8x जमा में अंदर कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, 5 3 15x, और बटे में 2 तो ऐसे ही बना रहेगा। समझ में आया, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ ऊपर 5 5 गुना कर दी, नीचे 2 है। इस 2 का क्या करें, 2 का क्या करें, एक तरीका आसान सा बताऊं, सारे समीकरण को 2 से गुना कर दो, ऐसे भी कर सकते हैं। या फिर एलसीएम ले लो, इसके नीचे 1 लिख दो, इसके नीचे 1 लिख दो, है ना। आज करके देख लें, इससे करो, ये भी एक तरीका। क्या, पूरे समीकरण को 2 से गुणा कर दो, कर दें, 2 से गुणा करो, देखो 8 दूनी 16x। जब ये 2 से गुणा होगा, सोच के देखो, ये 2 से गुणा हो गया 16 हो गया, लेकिन जब यहाँ पे 2 से गुणा करोगे आप इसको इतने को, तो ये नीचे वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। बताइए समझ में, नहीं आई तो छोड़ो, इसको ऐसे ही कर लेते हैं। एलसीएम से बच्चे करते आए शुरू से, हम भी एलसीएम से ही कर लेते हैं, ठीक है। इसका लघुत्तर ले लो भाई, लघुत्तर कितना आएगा, 2। तो यहाँ पे तो एक ही है, तो क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16x, ऊपर ऐसे हो जाएगा 20 घटा 15x बराबर है 9। अब ऊपर कितना हो गया हमारा, हिसाब किताब लगा लो, 16x और 15x मिला तुला देंगे तो कितना बनेगा, सिर्फ x जमा 20/2 बराबर है 9। अब क्या करें, x जमा 20 बराबर है 9 गुणा 2, ये तो उधर चला गया 9 के पास, है ना। ये हो गया x जमा 20 बराबर है 18, x बराबर है, घटा दो, सीधा सीधा लिख दें, लिख दिया भैया, क्या किया, ये 20 उधर छलांग लगाएगा और घटा का हो जाएगा, घटा 20, 18 घटा 20 घटा 2 बच गए, x का मान आ गया। इस x के मान को कहाँ लेके जाएंगे, अब इस x के मान को यहाँ पे रख देंगे हम इसमें, है ना। y था 4 घटा 3x/2, है ना। y था हमारा 4 घटा 3x/2, इसमें x का मान रख दूं मैं, y बराबर है 4 घटा 3 गुणा में है घटा 2/2। क्या कर दिया, समझ में आ रही बात। ये जो x का मान निकला, इसको जो हमने स्टार्टिंग में y था हमारा, कहाँ है ये y, यहाँ पे रख देंगे 4 घटा 3x/2 में। तो भैया y का मान कितना आ गया हमारा, ये आ गया 4 जमा 6/2, तो कितना हुआ 10/2, तो y इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो हमने प्रतिस्थापन विधि से किया भैया, x तो आ गया घटा 2 और y आ गया 5। ये एक मेथड हो गया हमारा। अब दूसरे मेथड की तरफ बढ़ लेते हैं। दूसरा मेथड क्या था, है ना, ये मैंने ऐसे ही कर दिया नीचे की तरफ। दोबारा बताऊँ कहीं से, है आप स्लो करके देख सकते हैं। चलिए, अब दूसरा है वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि तो रट गई होगी क्या, v1/v2 c1/c2 a1/a2 अगेन b1/b2। इसकी गुणा इससे, इसमें से घटा देंगे, इसकी गुणा इससे, इसमें से घटा देंगे, इसकी गुणा इससे, इसमें से घटा देंगे। यहाँ लिखते थे x, यहाँ लिखते थे y, यहाँ लिखते थे 1। तो सीधा सीधा लिख दें, है ना। सीधा सीधा लिखने के लिए इसको मैं ऐसे लिख दूँ एक बार, 8x जमा में 5y घटा 9 बराबर है 0। ये हो जाएगा आपका 3x जमा 2y घटा 4 बराबर है 0। तो b1 b2 लिख देते हैं। b हमारा है 5 और b2 है 2, c1 c2 -9 और -4, a1 a2 8 एंड 3, अगेन b1 b2 5 एंड 2। यहाँ क्या लिखोगे भैया, यहाँ लिख दोगे x, यहाँ लिख दोगे y, यहाँ लिख देंगे 8। अब क्या करेंगे, अब 5 की गुणा कर देंगे घटा 4 से, इसमें से घटा देंगे किसको, इन दोनों की गुणा कर देंगे। फिर y के नीचे क्या लिख दोगे, इन दोनों, चलो ऐसा साथ कर ही लेते हैं पहले ना, ऐसे कन्फ्यूज ही आ गए तो x बटे में 5 गुणा घटा 4, घटा का निशान लगा देंगे, 2 गुणा घटा 9, फिर इसके नीचे y लिख देंगे। y के नीचे क्या हो जाएगा भैया, अब इसकी बात कर लेते हैं। इस 9 की गुणा कर देंगे 3 से,
और इस घटा 4 की गुणा कर देंगे 8 से, ये घटा 4 है भैया यहाँ पे, है ना। तो कर दें, ये क्या हो जाएगा हमारा घटा 9 गुणा में 3, ये थोड़ी जगह कम कर दी मैंने, है ना। और घटा का निशान लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हुआ, घटा 4 और गुणा 8, है ना। ये ब्रैकेट कर दिया। अब है सिर्फ एक, थोड़ी सी जगह भैया, जगह कम है, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, कोई बात ही नहीं। अब आखिरी है हमारा 8 और 2 की गुणा करेंगे और इसमें से किसी घटा देंगे, 3 और 5 की गुणा घटा देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका 8 गुणा 2 घटा में 3 गुणा 5, ये 5 है, 5 5। अब इसको हल कर लेते हैं हम। x अपॉन कितना हो जाएगा, घटा 20 जमा 18 और y बटे कितना हो गया भाई, 9 तिया 27 और 4 अठे 32 जमा का 32 हो गया। समझ में आया कैसे कर दिया, 9 तिया 27 घटा का घटा घटा जमा 4 अठे 8 32 हो गया। और इधर कितना हो जाएगा, 1 बटे में क्या हो गया, 8 दूनी 16, 5 तिये 15। तो ये हो गया x बटा घटा 2 और y बटे कितना हो गया भाई, y बटे हो गया 5 और 1 बटा हो गया 1। हाँ वही आ गया ना बात मिल। अब हम इसमें क्या करते थे, याद करो इसको, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। वज्रगणन विधि में ऐसे तो करते थे आप, x बटे में घटा 2 बराबर है 1 बटा 1। तो यहाँ पे x का मान क्या आ जाएगा, क्या करते थे, ये इधर चला जाएगा, है ना। तो ये हो गया हमारा घटा 2, x का मान आ गया। अब थोड़ी देर के लिए क्या करेंगे, अभी y को भूल, x को भूल गए थे, सॉरी y को भूले थे, अब तो बार x को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, इसको छोड़ देंगे, इन दोनों को ले लेंगे, इन दोनों को, है ना। ये ले लो, y अपॉन 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, तो y इज इक्वल टू 5, x का मान आ गया और y का मान आ गया। इसने हमसे ये बोला भाई दोनों विधियों में से कौन सी आसान लगी, है ना। दोनों ही आसान है ना। वैसे ये जल्दी हो गया, टाइम इसमें कम लगा, लेकिन एक अब की बार जो सीबीएसई है, ये एक्सरसाइज काटी हुई थी 2000 जो हमारा 22-23 का सिलेबस था, उसमें से ये वज्रगुणन विधि आपकी नहीं थी सिलेबस में, लेकिन हम तो भैया सारा ही करके जा रहे हैं, ठीक है। तो दोनों से हमारा आंसर सेम आ गया, जो आपको आसान लगे उससे आप कर सकते हैं।